कि हमारा होम डिलीवरी 10% 10% डिस्काउंट पे आपको देगा। ठीक है, 10% धन्यवाद डिस्काउंट। सर। इस तरह की स्कीम्स आप निकाल सकते हैं, अपना स्टार्टिंग लाभ कम अपना लेके और अपने बिजनेस को प्रमोट करें, उसके बाद आगे बढ़ें। धन्यवाद सर। ठीक है ना? जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो धन्यवाद। जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो उसका फाइलिंग करना जरूरी है क्या सर, हर 3 महीने में? हाँ हाँ, वो तो मस्त है। देखिए, अब इसमें सिस्टम ये भी, अगर आपके यहाँ जीरो रिटर्न वाले, खास तौर से, खैर आपका तो जीरो रिटर्न नहीं होगा, बहुत से ठेकेदारों वगैरह का जीरो रिटर्न होता है, टेंडर नहीं मिला, रिटर्न डालना है, तो उसका एसएमएस से भी सुविधा हो गई है। एसएमएस सिस्टम से वो अपना रिटर्न भेज सकते हैं। ठीक है, एसएमएस से अपना जब रिटर्न भेजेंगे तो वो फ्री है कि अभी ठेका नहीं मिल रहा है, हमें कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम अपना रिटर्न पे करते हैं, जिससे जीएसटी बना रहेगा। और जीएसटी 6 महीने तक अगर आप जीएसटी रिटर्न नहीं डालते हैं तो आपका वो कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको नोटिस जाएगा, आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, जी जी, धन्यवाद सर। धन्यवाद। ओके। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ, मुझे, हाँ बोलें। मैंने एक फर्म चालू कर दिया है, शौर्य एंटरप्राइजेस, और मैं एलएनटी को एक हायरिंग पे कार दे रहा हूँ अभी। तो उसका मुझे 80,000 1 लाख रुपया महीने का रेंट आता है, और मैंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अब मेरा प्रॉब्लम हाँ ये हो तो रहा है ठीक। सर कि हाँ हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 1 महीना कंप्लीट होता है, जैसे लास्ट मंथ हो गया, अगस्त 31 अगस्त हो गया, तो हम इनवॉइस रेज करके इनवॉइस सबमिट कर देते हैं सर। 31 अगस्त हाँ का हाँ, इनवॉइस हम लोग सितंबर में मान लो सबमिट कर देते हैं। उसका पेमेंट ठीक है। आने में उनका पेमेंट आने में 3 महीना 4 महीना हो रहा है, बट मुझे तो अक्टूबर 20 तक जीएसटी पेमेंट कर देना है। बट वो लोग हाँ जो मेरा इनवॉइस सबमिट होने का जो एलएनटी का प्रोसेस है, उसमें उनका बहुत टाइम लग रहा है, और वो 4 मंथ या 3 मंथ के बाद ही पेमेंट मुझे करते हैं। तो मुझे तो वो जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है 20 के, अगर नहीं तो फिर मुझे पेनाल्टी लगेगी। यस तो यस ऐसे यस। मेरे पास कुछ है सर, ऐसा कुछ ऑप्शन कि मैं मतलब क्या कर सकता हूँ इसके लिए? जीएसटी एक्ट में यही व्यवस्था है कि जिस दिन आप इनवाइस जनरेट करेंगे उसी दिन आपकी जिम्मेदारी होती है। भुगतान उधर से मिला है नहीं मिला है ये आपका हेडेक है, लेकिन जीएसटी एक्ट आपको हेल्प नहीं करता। वो अगर आपने जनरेट कर दिया देन आपको टैक्स का भुगतान, सर्विस टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। अब उसमें और सर आप हाँ मुझे एक आदमी ने ये बताया हाँ कि बोले। विदिन, जब मैंने इनवॉइस जनरेट किया उसके विदिन 45 डेज अगर मुझे पार्टी पेमेंट नहीं कर रही है तो जीएसटी के अंदर कुछ है जहाँ पे हम लोग वो अप्लाई कर सकते हैं उसको कि ये सामने वाले पार्टी से पेमेंट नहीं आया, ऐसा कुछ, तो उसकी रेटिंग खराब होगी, ऐसा कुछ है क्या सर? एलएनटी का रेटिंग खराब होगा मतलब जो पार्टी है? नहीं नहीं, ऐसा है ना, क्योंकि वो अगला वाला भी रजिस्टर्ड है, उसको उसको उसका आईटीसी का फिर लाभ नहीं मिलेगा। जब आप इंटीमेट करेंगे तो उसको फिर रोका जाएगा इस चीज की आईटीसी का लाभ उसको ना मिले, जिसके पास इनवाइस पहुंच गया, क्योंकि वो आईटीसी जनरेट करेगा अपनी। आपने जैसे इनवाइस दे दिया, अगले के लिए जो जो सर्विस ले रहा है आपसे, तो उसको आईटीसी अपने अकाउंट में आईटीसी क्रेडिट हो रही है। जी जी। तो एक तरफ वो लाभ ले रहा है, दूसरी तरफ आपको पेमेंट नहीं कर रहा है। अगर रूटीन में चल रहा है, देखिए ये टर्म्स एंड कंडीशन बिजनेस की होती है कि क्या आपका एग्रीमेंट हुआ है इससे। एग्रीमेंट क्या हुआ है, अगर एग्रीमेंट हुआ है 1 महीने के अंदर पे करने का, 2 महीने का, तो वो बाध्य है, क्योंकि आपको एग्रीमेंट करना है कि हमें कब पेमेंट चाहिए। अगर आपका एग्रीमेंट ही है कि हम 6 महीने तक पेमेंट कर सकते हैं तो फिर जीएसटी एक्ट कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो। हेलो। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, हेलो। जीएसटी का न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। हेलो। हाँ 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 बोले। उद्योग आधार जरूरी है क्या? है उद्योग आधार? क्या? हाँ, आधार जरूरी है। आधार जरूरी है। पैन नंबर जरूरी है।
ठीक है। सर नमस्कार, मैं अविनाश यादव बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। सर एक्चुअली मुझे गारमेंट्स के बारे में पूछना था। गारमेंट्स के लिए कितना एग्जेम्पशन दिया है जीएसटी के लिए? लाइक 40 किसका? लाख गारमेंट्स। 40, वो किसी में है 40 लाख तक की जो है थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो रजिस्ट्रेशन के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट, अच्छा स्टेट टू स्टेट है, हो सकता है मुंबई से बोल रहे हो तो उस स्टेट में थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। यहाँ यूपी में थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लैक्स है, ठीक है। अगर आप लोग अन्य स्टेट में हैं तो वहाँ की थ्रेशोल्ड लिमिट वहाँ देखनी पड़ेगी। देख के मैं भी बता सकता हूँ, मैं बुक से देख के बता दूंगा किस स्टेट में क्या है, लेकिन वहाँ ऑनलाइन भी पता चल जाएगा आपको जीएसटी में कि थ्रेशोल्ड लिमिट वहाँ क्या है। बट नेचुरल की कुछ स्टेट में 20 लैक्स भी है, लेकिन यहाँ यूपी में 40 लैक्स है, सर्विस में 20 लैक्स है। जी हाँ थैंक यू। बताएं। ठीक। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा सवाल ये है कि मैं न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ, तो उसके लिए शॉप लेना अनिवार्य है? आपको शॉप लेना अनिवार्य क्या है? आपका क्या अपना कोई रेजिडेंस है? हाँ जी, खुद का रेसिडेंट है मेरा। तो क्या क्या आप बिजनेस क्या करना चाहते हैं? मैन पावर सप्लायर का। किसका सप्लाई? लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मैन पावर सप्लायर। हाँ तो मैन पावर सप्लाई का तो आप घर से कर सकते हैं। उसके डॉक्यूमेंट्स आप सेम एक कमरे को आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये हमारा ऑफिस है, इसका ऑफिस है, क्योंकि हमारे इसमें गुड्स नहीं रखना है, हम केवल मैन पावर सप्लाई करेंगे। जब मैन पावर सप्लाई करेंगे तो वर्टिकल सर्विस टैक्स के अंतर्गत आपको 18% की टैक्स लायबिलिटी, और इसमें ये ध्यान रखिएगा मैन पावर सप्लाई में भी वो प्रॉब्लम आती है जो अभी LNT वाला इन्होंने डिस्कस किया था, भैया ने एक ने डिस्कस किया था। वो पेमेंट बाद में आता है, आपको जनरेशन पहले करना पड़ता है। जब आप अपना बिल जनरेट कर देंगे देन वो पेमेंट भेजते हैं 1 महीने 2 महीने के अंदर, लेकिन बिल जनरेट करने पर ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। और टैक्स में ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी लोग गलतियां कर देते हैं। जिस स्टेट से आप जैसे यूपी से मैन पावर ले रहे हो, जी ठीक है, जी, और मुंबई में ले जा रहे हो, तो यूपी का जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, और यूपी के जीएसटी नंबर से जो मैन पावर यहाँ सप्लाई होगा तो वो फिर उस पे सीएसटी अदा करना पड़ेगा। सीएसटी, एसजीएसटी नहीं, सीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी। जी जी। कभी कभी गलती कर देते हैं, एसजीएसटी पे कर दिया, एसजीएसटी पे करने के बावजूद भी आपकी लायबिलिटी स्टैंड रहेगी, जीएसटी भी पे करना पड़ेगा, देन वो रिफंड क्लेम होगा। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सर मैंने एग्रीकल्चर फील्ड में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म की है। कौन सी? एग्रीकल्चर फील्ड में। हाँ एग्रीकल्चर, हाँ हाँ ठीक है। उसमें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जस्ट फॉर्म की है। हाँ हाँ। तो अभी सर मैंने ऐसा सुना है कि एग्रीकल्चर फील्ड में जीएसटी नहीं है, ऐसा कुछ मिस? नहीं, वो गलत सुना है। वैट के यूपी में जो वैट एक्ट था, तो वैट तो एग्जम्पशन था, बहुत सी पार्ट्स में वैट एग्जम्पशन था एग्रीकल्चर पार्ट्स में, लेकिन जीएसटी में एग्जम्पशन नहीं है। जीएसटी में एग्जम्पशन केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे है। लूज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो किसान से खरीद बिक्री होती है उस पे एग्जम्पशन है, रॉ मटेरियल पार्ट्स पे नहीं है, प्रीमिक्स पे नहीं है। अच्छा, रॉ मटेरियल पे एग्जम्पशन है? क्या, कौन सा रॉ मटेरियल? जो हम रॉ मटेरियल किसान से खरीदते हैं। किसान से जो खरीदेंगे, आप क्या करना क्या चाहते हैं वो पता है? प्रोडक्ट आपका क्या होगा? फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगा सर। फूड प्रोसेसिंग यूनिट होगा, तो उस यूनिट में प्रोडक्ट में क्या बनाएंगे? आटा बनाएंगे, दलिया बनाएंगे, क्या बनाएंगे? दाल वगैरह बनाएंगे।
अच्छा, पल्सेस। ये ऐसा है ना, जो आप पैकिंग करेंगे अपना नाम देंगे, ब्रांड नेम देंगे तो बट नेचुरल टैक्सेबल है। ओके हाँ ठीक है, लूज बेचेंगे तो टैक्सेबल नहीं है। ओके सर, गॉट इट। थैंक यू सर। एनी क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन है क्या? एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? तो कोई क्वेश्चन होगा तो साहब, so I think so I will request everyone to ask any question, otherwise we will consider we don't have any questions, huh? So please. So fine sir, I think they don't have any questions. Anything और कुछ query होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी गाइडेंस ले लेंगे। ओके, ये इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर्स है, वट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव हमारे पास है उतना तो शेयर तो करेंगे ही, बट एडिशनल कुछ भी चाहिए आपकी मदद जरूर लगेगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर today's excellent input to all the students, all the participants. Thank you very much, and on behalf of all participants, once again thank you. Okay. थैंक यू वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सब लोगों से शेयर करने में, जीएसटी एक्ट के बारे में अपनी विचारधारा, और लोगों को उत्साह है, बहुत अच्छा है। बेहिचक अपनी चीज जरूर पूछनी चाहिए, उसमें कतई कोई संकोच नहीं करना चाहिए। गलतियों से अच्छा है हर चीज सीखने के बार बार पूछें, आप बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। There is a Dr. Chandrasen Gautam also is there. Doctor, you would like to say anything? हाँ ये सर, बस मैं धन्यवाद देना चाह रहा था दोहरे सर को कि सर आपने बहुत अच्छा बताया, क्योंकि यहाँ पे आप पहली बार इंटरेक्शन हो रहा था गूगल में, तो बहुत अच्छा सर लगा आपको देख के यहाँ पे, और आपने सभी का बहुत मैं एक चीज़ और भी पार्टिसिपेंट से बताना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी क्वेरीज हो, कोई चीज़ अगर जीएसटी या कस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ईमेल कर दीजिएगा भगवान सर को, या फिर व्हाट्सअप कर दीजिएगा हमारी इंटर्न टीम को। तो वो हमारी एक पूरी टीम है जो सर ने बनाया, भगवान सर ने, उसमें हर तरह के लोग हैं, तो वहाँ से हम लोग जवाब दे देंगे आप लोग को। तो बहुत अच्छा लगा सर, दोहरे सर आप आए और इतना वैल्यूएबल टाइम दिया आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Thank you sir again, once again. Thank you. थैंक यू एवरीवन। ओके, Thank you sir. Hello. Yeah. Now I think Dr. Sudhir is there. Yes, sir, I'm there. Sir is Okay. So I'll welcome Dr. Sudhir. He's a professor in MIT Engineering College at Pune. He's the head of civil engineering section, and also is one of the MD of Antarik Infra Private Limited, which is a real estate company. So I welcome him. The reason why हम लोग ने ये सिविल और सिविल इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस का टॉपिक क्यों चुना है, बिकॉज इसकी जरिए हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ये भी सेक्टर है, इसमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। कैसी? इसमें आपने देखा हो कि बहुत से कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, सिविल कॉन्ट्रैक्टर, वो सब लोग कुछ के इंजीनियर नहीं होते हैं। ओके, इंजीनियरिंग होना जरूरी नहीं है। जिसके पास बिजनेस नॉलेज है, बिजनेस एक्यूम है, वो कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं। इंजीनियरिंग होना या एमबीए होना जरूरी नहीं है। तो डॉक्टर सुधीर ने कुछ सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे कि ये बिजनेस क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इन दिस सेक्टर। इवन अनपढ़ गवार ऑल्सो कैन स्टार्ट द बिजनेस। ओके, उसके लिए बट माइंड सेट होना चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। So thank you doctor for your participating in today's session. We welcome you all on behalf of all the participants. So please over to you now. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. So this is Dr. Sudhir Patil. Today I will elaborate the topic on civil contracts. हिंदी में बोला। आज मैं आपके सामने सिविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ हाइलाइट्स दूंगा।
व्हाट इज द सिविल कॉन्ट्रैक्ट एंड विच आर दी, और कौन से उसमें टर्मिनोलॉजी आती है, और उस कहाँ कहाँ पे आपका स्कोप है, और प्रोसेस क्या क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ दूंगा। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन। थोड़ा मेरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में है, मगर मैं बीच बीच में आपको हिंदी में रिवर्ट करते रहूंगा, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, हाँ देख पा रहे हैं। यस। सो पहले हम डिस्कस करेंगे सिविल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सिविल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा देश डेवलपिंग है और हमारे यहाँ देश में काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े काम चल रहे हैं और काफ़ी स्कोप भी है। ओके, तो उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए काफ़ी रिक्वायरमेंट है, रोड्स है, हाईवेज है, रेलवेज है, पावर सप्लाई है, सोलर पावर सप्लाई, सोलर पावर पैनल्स है, स्मार्ट सिटी का भी नया कंसेप्ट पीएम मोदी ने लाया हुआ है। उसके बाद बुलेट ट्रेन्स है, नए नए एयरपोर्ट्स बनाना है, वाटर सप्लाई सिस्टम भी अभी काफ़ी जगह रिन्यूएट करनी है, नई बिछानी है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशंस का रिन्यूएशन करना है, उसका एक्सपेंशन करना है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे लिए। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी एक्सप्लोरेशन है और अपॉर्चुनिटीज़ है। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगा कि एक आधी कोई प्रोजेक्ट हमें कंस्ट्रक्ट करना है, एक आधी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, उसके बारे में उसके लिए हमें क्या क्या लगता है और प्रोसेस क्या क्या होती है। समझ लीजिए मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है, उसके लिए मैं पहले जाऊंगा कि आई विल गो टू द वेरियस स्टेप्स। पहले सर्वे करूंगा, बाद में लैंड का मेजरमेंट लूंगा, बाद में कॉर्पोरेशन में उसका लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, या फिर ग्राम पंचायत में है तो ग्राम पंचायत में जाकर करना पड़ेगा। देन वी आर गोइंग टू हाउ द प्लानिंग अबाउट द 2D एंड 3D डेवलपमेंट प्लान। उसके बाद मतलब कि हमें आर्किटेक्ट के पास जाके उसका 2D और 3D मॉडल बनाना पड़ेगा। उसके बाद आरसीसी कंसल्टेंट के पास जाके उसका डिजाइनिंग करना पड़ेगा, ड्राइंग करना पड़ेगा। इंटीरियर डेकोरेशन विल बी देयर टू एग्जीक्यूट द वर्क। माने इंटीरियर डेकोरेटर माने जो हमारा आर्किटेक्ट है वो हमें एग्जीक्यूशन के बारे में बताएगा, उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट भी उसके साथ इंक्लूड होगा। उसके बाद हम लोग जाएंगे बजटिंग के लिए, देन क्वांटिटी सर्वेइंग के लिए, विच आर द क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब प्रोजेक्ट के लिए कितनी क्वांटिटी लगती है उसके बारे में है। हम लोग आगे का पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे एस्टिमेशन क्या होता है, उसके बाद एस्टिमेशन एंड बजटिंग कितना होता है, प्रोजेक्ट के लिए कॉस्ट कितना लगता है, ये सब चीजें एक प्रोजेक्ट में इंक्लूड होती है। जस्ट दिस इज व्हाट द ब्रीफ अबाउट द प्रोजेक्ट विच वी आर गोइंग टू फॉलो इन द मार्केट। मतलब हमारा बिल्डिंग बनाना है या हमारा एक बंगलो बनाना है, घर बनाना है, या कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, उसके लिए सब चीजें लगती है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है। सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय द लॉ। दिस इज द डेफिनेशन टेकन बाय द सेक्शन H ट्वाइस H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। उसमें से सिर्फ इतना लाइन हमने उठाया है। अभी तो इस कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की लीगल इसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस आए, इस लॉ में काफी सारे बदलाव आए हुए हैं। सो ये वॉलंटरी deliberate and legally binding agreement between the two parties or more competent authorities or parties, we can say that। मतलब काफी सारे लोगों के बीच में, दो तीन पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट होता है, या फिर ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में ये जो एग्रीमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स आर लेटर ऑफ इंटेंट और इंटेंशंस, देन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आता है वर्क ऑर्डर, परचेस ऑर्डर और सर्विस ऑर्डर। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है एग्रीमेंट प्लस ई स्क्वायर, मतलब इसेंशियल एलिमेंट्स और डॉक्यूमेंटेशन। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल, वी कैन से दैट लीगल डॉक्यूमेंटेशन विच वी आर प्रिपेयरिंग विद द कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर। मतलब ओनर के साथ और कॉन्ट्रैक्टर के साथ, दोनों के साथ मिलकर जो डॉक्यूमेंटेशन लीगली बनाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ना कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं? व्हेन द टेंडर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्टर इज एक्सेप्टेड, an agreement between the contractor and the power owner
takes place and the documentation defining the right and obligations of the owner and the contractor are attached to the agreement bond and is called a contract document. तो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के और ओनर के बीच में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट. ओके. Each page of the contract document bear the signature of contractor and the accepting authority, and any correction it is initiated we can do on the mutual understanding. मतलब हर एक पेज पे हमें उस कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट के ऊपर दोनों की साइन लगनी चाहिए, आनी चाहिए. उसमें कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में कंटेंट क्या क्या होने चाहिए वो है टाइटल पेज, इंडेक्स पेज, टेंडर नोटिस. ओके. इस टाइटल पेज में हम लोग कंसिडर करेंगे नेम ऑफ द वर्क, ओनर का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या क्या करना है, उसमें कौन से कंटेंट होगा, क्या क्या वो कॉन्ट्रैक्टर ऑक्यूपाई करेगा उस टाइटल पेज में होगा. उसके साथ साथ इंडेक्स पेज में हम लोग कंटेंट ऑफ द एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू पेजेस, माने हमने इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या किया है उसका एक जो पेज होगा उसको बोलते हैं इंडेक्स पेज. उसके बाद होगा टेंडर नोटिस. टेंडर नोटिस मतलब क्या होगा कि व्हेनेवर वी आर सेंडिंग द एडवर्टाइजमेंट for the construction work of any project, the brief description of the work, estimated cost of the work, date and time of receiving the tender, amount of EMD and the security deposit and time of completion. मतलब हमारे प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम लगता है, उसका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने का टाइम क्या होना चाहिए और उसके लिए क्या क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए, कौन से आइटम की क्या क्या कॉस्टिंग होगी वो उस टेंडर नोटिस में बताया जाएगा. उसके बाद हम लोग जाएंगे टेंडर फॉर्म के लिए. टेंडर फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे कि बिल ऑफ क्वांटिटीज, कॉन्ट्रैक्टर्स रेट, टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क, टाइम ऑफ कंप्लीशन, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सेट्रा. ये टेंडर फॉर्म में हम लोग सब डिटेल देंगे जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि बिल क्वांटिटीज में क्या क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर का रेट क्या होगा, ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ द होल प्रोजेक्ट विल बी व्हाट, और उस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है, और उस प्रोजेक्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉन्ट्रैक्टर ने कितनी जमा करनी चाहिए. ओके. अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है और बाकी जो टर्मिनोलॉजीज हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो क्या होती है, दैट मीन्स व्हाट, ईएमडी मीन्स व्हाट, टाइम ऑफ कंप्लीशन वो क्या होता है, वो वहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, समझ लेंगे. उसके बाद होगा हमारा शेड्यूल ऑफ द इश्यू ऑफ मटेरियल्स, लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी इश्यूड बाय द ओनर और डिपार्टमेंट. इट में भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब गवर्नमेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है या फिर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है. तो मैं प्राइवेट के लिए बोलता हूँ ओनर और गवर्नमेंट के लिए बोलता हूँ डिपार्टमेंट. ओके. सो हियर द लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी इश्यूड बाय द ओनर एंड द डिपार्टमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर विद द रेट एंड प्लेस ऑफ इश्यू. वेयर टू इश्यू द मटेरियल, मतलब कहाँ कौन से गोडाउन से आपको माल उठाना है, कॉन्ट्रैक्टर को माल लेना है, वो हम लोग यहाँ पे शेड्यूलिंग करते हैं. उसके बाद होगा हमारा ड्राइंग. तो हम जब कंस्ट्रक्शन, कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए जाएंगे उसका ड्राइंग भी होगा. उस ड्राइंग में कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइंग, मतलब प्लान होगा, इलेशन होगा, सेक्शंस होंगे, उसके बाद डिटेल ड्राइंग होगा और पूरे डायमेंशंस होंगे, जो पूरा स्ट्रक्चर होगा उसके पूरे डायमेंशंस इंक्लूड किए जाएंगे, उसका डिटेलिंग दिया जाएगा. ओके. उसके बाद होगा स्पेसिफिकेशंस. द जनरल स्पेसिफिकेशन वी स्पेसिफाई द क्लास एंड द टाइप ऑफ वर्क, मतलब कौन सी टाइप का वर्क होना चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी कितनी मटेरियल लगने वाली है. उसके बाद डिटेल स्पेसिफिकेशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच आइटम्स, मतलब हर एक मटेरियल का कितना क्वांटिटी होगा. उसके बाद कौन सी मेथड हम लोग यूज करेंगे, वर्कमैनशिप क्या रहेगी, वो हम लोग इसमें स्पेसिफिकेशन में इलेबोरेट करते हैं. उसके बाद जाएंगे हम लोग कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में. रेट्स ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क इंक्लूसिव of material, labor, transport, plant equipment and other arrangement required for the completion of the work. इसमें हम लोग हर एक आइटम का रेट कितना होगा, लेबर का कॉस्ट कितना होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा, और हम लोग इसके लिए कौन सी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देंगे उसके बारे में इस कंडीशंस में दिया जाएगा. कंडीशंस must be fulfilled by the contractor, otherwise it will have some penalty or not. That part we will discuss later on. उसके बारे में पेनल्टी कैसे लगती है, क्या लगती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. उसके बाद होगा अमाउंट एंड फॉर्म ऑफ अर्नेस्ट मनी. अर्नेस्ट मनी क्या होता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे. बस आप इसकी टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखिए कि ये टर्मिनोलॉजी हमें आगे प्रोसीड करनी है, आने वाली है. मोड ऑफ पेमेंट ऑफ द टू द कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर कौन से फेज में काम करता है और उसको कौन से फेज में कौन से मोड ऑफ पेमेंट देने हैं, उसके बारे में हम इसमें
टर्म्स एंड कंडीशन में रहते हैं। द फाइनल पेमेंट एंड रिफंड सिक्योरिटी मनी विल बी देयर। द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क, कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। समझ लीजिए कोई पैंडेमिक सिचुएशन आया या फिर कोई नेचुरल कैलामिटी आई है, उसमें टाइम ऑफ कंप्लीशन थोड़ा बढ़ सकता है, तो इसलिए उसमें सब एक्सटेंशन के कंडीशंस में दिया जाता है। या फिर अनप्रेडिक्टेबल इंसिडेंट होता है तो उसके बारे में हम लोग इसमें कंडीशंस में इलेबोरेट करते हैं। उसके बाद कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एंगेजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर एजेंसीज टू कॉन्ट्रैक्टर्स। उसके बाद होता है आर्बिट्रेशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। समझ लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई वर्कर एक्सपायर हो गया, कोई लग गया किसको, कोई मेजर एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बारे में इस आर्बिट्रेशन में कंडीशंस दी जाती है। उसके बाद पेनल्टी फॉर पुअर क्वालिटी, अनसेटिस्फैक्टरी वर्क प्रोग्रेस, देन टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। समझ लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन का इसमें इंस्पेक्शन में लो क्वालिटी वर्क या लो क्वालिटी मटेरियल यूज किया गया है, या फिर कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ गड़बड़ की है, उसने क्वांटिटी बराबर ली है ओनर से, मगर यूज करते समय उसने कुछ प्रॉब्लम किया है, या फिर आधा मटेरियल यूज किया, आधा मटेरियल समझ लीजिए बेच दिया है, और पूरे पुअर क्वालिटी वर्क उसने कंप्लीट किया है और वो अनसेटिस्फैक्टरी है, उसके बारे में यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन में दिया जाता है। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कुछ points arise होते हैं। Okay, so those are the various terms and conditions. Then there are certain special conditions, as I said, कि depending on the nature of work, taxes and loyalties include the rates, labors, camps, labor amenities, compensation to the labor in case of accident, as I said, कि एखादा लेबर का कुछ प्रॉब्लम हो गया या एक्सीडेंट हो गया, उसके बारे में कंपनसेशन देना है, तो उसमें इस स्पेशल कंडीशन में दिया जाता है। उसके बाद हम लोग जाते हैं डीड ऑफ लीज। इसमें भी दो पार्टी के बीच में ये डॉक्यूमेंट साइन होता है और उसके बाद स्क्रूटिनी होता है। ओके, सो दोज आर द 10 पॉइंट्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब उसमें हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मतलब कौन से टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग मार्केट में ले सकते हैं। उसमें पहला है लमसम कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है कॉस्ट प्लस फिक्स परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद कॉस्ट प्लस फिक्स फीस कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद होता है परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद और लेबर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद टर्न की कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद होता है, तो ऐसे हमारे पास 10 कॉन्ट्रैक्ट है क्लासिफिकेशन में। 10वां आता है इनडायरेक्ट लमसम कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्लैट्स और बंगलोज, उसके बाद आता है बीओटी सिस्टम। तो ये अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है और डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन हमारी जो रिक्वायरमेंट है एज ए ओनर। समझ लीजिए आप ओनर हो और आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम देना है, अपनी बिल्डिंग देनी है या अपना बंगलो देना है, तो किसके हिसाब से देनी चाहिए, लमसम देनी चाहिए या फिर रेट के हिसाब से देनी चाहिए या फिर लेबर के हिसाब से देनी चाहिए, वो आप डिसाइड करना है। और अकॉर्डिंगली देयर आर 11 बाइफर्केशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वी कैन कॉल इट एज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे हमारे पास 11 कॉन्ट्रैक्ट के टाइप होते हैं। ओके, सो आपको डिटेल चाहिए तो हम लोग आफ्टर सेशन वी विल डिस्कस अबाउट इट बिकॉज इट विल टेक मच मोर टाइम टू डिस्कस। ओके, उसके पहले हम लोग जाएंगे सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। ओके, सो इन दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट वी आर हैविंग certain security which is amount the contractor has to deposit with the owner before awarding a work। समझ लीजिए आप ओनर हो और आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को आपकी बिल्डिंग का या आपके बंगलों का काम दिया है या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का काम दिया हुआ है, तो आपने उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट कर लेनी है। ओके, दिस अमाउंट इज जनरली 5% to 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। समझ लीजिए आपका काम एक करोड़ का है तो उससे आपने 5% या 10% उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर दिए हैं। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ द EMD, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बोलते हैं उसको हम लोग। तो ये क्या है, EMD क्या होता है उसके बारे में आगे पढ़ने वाले डिटेल में। सो इट इज इंक्लूसिव ऑफ द EMD ऑलरेडी डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर अलोंग विद द टेंडर। जब हम लोग टेंडर निकालते हैं मार्केट में या गवर्नमेंट टेंडर निकालता है, तो जब टेंडर प्रोसीड होता है उस प्रोसीजर में हम लोग वी आर टेकिंग द सिक्योरिटी ऑफ द फॉर्म that is EMD. Okay,
this will be refunded to the after completion of the project work. No interest will be paid on this SD security deposit के ऊपर हम लोग या ओनर कोई इंटरेस्ट नहीं देगा. ओके, सो दिस इज द अमाउंट विच इज along with the owner, यानी ये ओनर के पास ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होगी. ओके, बिफोर allocating the work. Okay, the contractor has to fulfill all the terms and conditions laid down in the contract and maintain the quality and the speed satisfactory. जब हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं तो उसने अपना काम सही तरह से दिए हुए टाइम स्पैन में कवर करना चाहिए. वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के टर्म्स और कंडीशन में आती है. ओके, और उसने क्वालिटी मेंटेन करनी चाहिए और काम भी सेटिस्फैक्टरी टाइम में पूरा करना चाहिए. ये हमारी उसमें टर्म्स एंड कंडीशन में होती है और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है. ओके, इफ ही फेल्स टू डू सो, ए पार्ट ऑफ और होल अमाउंट of the security deposit is forfeited by the department. मतलब इसने satisfactory काम नहीं किया, poor construction किया या poor quality work किया है या टाइम में कंप्लीट नहीं किया है, तो ये पूरी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट ओनर ने जमा की हुई है, गवर्नमेंट ने जमा की हुई है, वो पूरी की पूरी जब्त हो सकती है. गवर्नमेंट अपने पास ले सकती है, ओनर अपने पास जमा कर सकता है लीगली. ओके, if there is any fault in the construction and the contractor refuses to demolish and reconstruct, then department will carry out that work by using the security deposit. मतलब कोई काम उसने जो हमने हमारे टेंडर में नहीं है और वो उसने बांध दिया है और उसको तोड़ना है, तो हम लोग वो तोड़ने का काम और नया काम करने के लिए उस सिक्योरिटी डिपॉजिट से हम लोग वो काम करवा सकते हैं या कर सकते हैं. whenever the contractor is not ready to do this work. Okay. Now, if the cost of the project is huge amount, the contractor is made to deposit only 50% of the security deposit initial stage. समझ लीजिए वो काम बहुत बड़ा है, 100 करोड़ का या उससे ज्यादा है और कॉन्ट्रैक्टर का उतना कैपेसिटी नहीं है जमा करने का, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने का, तो हम लोग या ओनर या तो फिर गवर्नमेंट उससे 50% वसूलेगी या फिर 50% का समझ लीजिए सिक्योरिटी डिपॉजिट 10% है, तो 100 करोड़ में से 10% मतलब होगा 10 करोड़ रुपए, तो 10 करोड़ में से समझ लीजिए उसकी कैपेसिटी जमा करने की नहीं है तो 5 करोड़ जमा कर सकता है और 5 करोड़ वो आराम से स्लॉट में या टाइम में जमा करेगा. सो इनिशियल स्टेज 50% he must have deposit and then rest of the security deposit deducted in installment from the running bills of the contractor. जैसे जैसे वो बिल जमा करते जाएगा उसमें से वो स्लॉट में सिक्योरिटी डिपॉजिट गवर्नमेंट के पास जमा होगा, ओनर के पास जमा होगा, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंड टू द कॉन्ट्रैक्टर. ओके, so this SD or security deposit is not collected in case of contractor or contract for the supply of material and supplied material between the security. So this security deposit will not be applicable for the material. Material के लिए applicable नहीं होगा. This will be applicable only for the construction work. Okay. Then we are going to the retention money. Retention money मतलब क्या होता है कि retention is a percentage, often 5% of the amount certified as due to the contractor on an interim certificate that is deducted from the amount. समझ लीजिए हमारा काम 1 करोड़ का है, ओके, और 1 करोड़ के काम में उसने 70 लाख का काम किया हुआ है और उसने 70 लाख की बिल हमें जमा कर दिया है, तो हम 70 लाख की बिल में उसको 10% डिडक्ट करके या फिर 60 लाख रुपए उसको देंगे और 10% उसका अपने पास रख लेंगे, क्योंकि आगे जाके समझ लीजिए उसने काम कर दिया और उसको अभी काम नहीं करना आगे वाला, तो वो भग जाएगा, माने वो काम नहीं कर पाएगा और या काम करना नहीं है उसको, तो वो आधा काम छोड़ के चला जाएगा, तो फिर वो आधा काम कौन करेगा. तो उसके लिए हम ओनर क्या करता है या फिर गवर्नमेंट क्या करते है कि 70 लाख का उसने काम किया है 1 करोड़ में से, तो और उसने 70 लाख के बिल जमा किए हुए हैं, तो उसमें से 60 लाख ही उसको इश्यू करेंगी और बाकी 10 लाख अपने पास खुद के पास रखेगी. सो दैट इज व्हाट द रिटेंशन मनी. रिटेंशन मनी विल बी बाइंड दिस कॉन्ट्रैक्टर विद द वर्क और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, अदरवाइज ही विल रन अवे. ओके, ही शुड नॉट रन अवे फ्रॉम द प्रोजेक्ट, तो उसके लिए वो रिटेंशन मनी होता है.
इसका मतलब ये जमानत के तौर पर ये गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है. सो रिटेंशन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू नॉमिनेटेड सब कॉन्ट्रैक्टर एंड मेन कॉन्ट्रैक्टर मे आल्सो अप्लाई रिटेंशन टू डोमेस्टिक सब कॉन्ट्रैक्टर. तो ये सबके लिए अप्लीकेबल होता है. So this is what the retention money, and it may be most of the times 5%. Okay, whichever bill has been submitted by the contractor. मतलब contractor ने जो भी बिल सबमिट किया उसका 5% जनरली रिटेंशन मनी करके रखते हैं. ओके, उसके बाद हम लोग जाते हैं डिफेक्ट लाइबिलिटीज. ये डिफेक्ट लाइबिलिटीज पीरियड इज अ फॉर्म ऑफ वारंटी दैट इज द guarantee either by the retention of the contractor performance security and corresponding bank guarantee at the end of the project period of the performance of the contract. Okay, so defect का मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए उसने एक हमारा प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हमने उसने बांध दी है. तो उस बिल्डिंग बांधने के बाद 1 साल या 2 साल उसका एक क्या से दैट इज वो गारंटी होता है. समझ लीजिए कि वो बिल्डिंग बांधी तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है. तो अप टू 2 years he is giving the guarantee if there are some defects, कुछ उसमें प्रॉब्लम्स है, लीकेज है बिल्डिंग में या डैम्पनेस है या और कुछ है, कुछ क्रैक्स गई है बिल्डिंग में कुछ पीरियड बाद, कुछ दिनों बाद, तो वो डिफेक्ट लाइबिलिटी में आता है. सो दिस इज व्हाट 1 or 2 years दैट इज कमिंग अंडर द लाइबिलिटी पीरियड. सो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड इज अ फॉर्म ऑफ वारंटी that is guaranteed either by a retention of the contractor's performance security and corresponding bank guarantee at the end of the period of performance of the contract. Okay, a defect liability period is a set period of time after the construction project has been completed, during which a contractor has right to return to the site to remedy defects. A typical defect liability period lasts up to the 12 months. माने 1 साल तक हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर का लाइबिलिटी पीरियड देते हैं. ओके, उस पीरियड में कुछ डिफेक्ट्स है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो वी कैन चार्ज फ्रॉम द और वी कैन डिडक्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी मनी या फिर दिस वन द रिटेंशन मनी. ओके, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ऑकरिंग ऑफ डिफेक्ट्स सच एज क्रैक्स, लीकेज, एज आई सेड कि बिल्डिंग में कुछ रिपेयर वर्क आया है या फिर क्रैक्स है नई बिल्डिंग में, नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, ऐसा कुछ है तो उसमें से हम लोग उससे डिडक्ट करवा लेते हैं, उसे उसको चार्ज करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को चार्ज करते हैं, फाइन करते हैं. अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ. अब देखिए हमारे पास काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मैं आपको बाद में अच्छे से बताता हूँ, इलेबोरेट करता हूँ. मगर यहाँ पे देखिए कौन से कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफिकेशन है. क्लास 1 में आता है नो लिमिट, मतलब कोई बड़ी कंपनी है जिसके पास सब मशीन्स है, सब मैन पावर है और काफी सारे इंस्ट्रूमेंट है, जो कि उसकी कैपेसिटी लिमिटलेस है, मतलब मोर देन 10 crore रुपीज ही इज हैविंग लायबिलिटी. तो हम लोग उसको अनलिमिटेड, गवर्नमेंट उसको अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, माने कितने भी करोड़ का उसको कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है. ओके, दिस इज व्हाट द क्लास नंबर 1. So there is no limit in class number 1. For example, in construction, L&T is one of the big construction company, who is having huge potential and capability to work with the government. तो गवर्नमेंट उनको 1000-2000 करोड़ का भी काम देती है. ओके, बिकॉज दे आर हैविंग मैन पावर, उनके पास मशीनरीज है, उनके पास काफी सारे मटेरियल्स है और वी कैन से दैट एजेंसीज है. ओके, तो अनलिमिटेड वर्क कैन बी टेकन बाय द क्लास नंबर 1. क्लास नंबर 2 में हम लोग अप टू 10 करोड़ 3 करोड़ वी कैन टेक द वर्क. मतलब क्लास 2 में 3 करोड़ तक हमें काम मिल सकता है. इट मे बी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट मे बी फ्रॉम द प्राइवेट ओनर. ओके, देन क्लास 3 में 1 करोड़ तक हमें काम मिल सकता है. ओके, क्लास 4 में 50 लाख तक काम 50 लाख तक काम मिल सकता है. उसके बाद क्लास 5 में 15 लाख तक काम मिल सकता है गवर्नमेंट से. क्लास 6 में 5 लाख तक काम मिल सकता है और क्लास 7 में क्लास 2 लाख तक काम मिल सकता है. ओके, सो दोज आर डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है, खुद ही काम कर रहा है, अकेला ही काम कर रहा है, अकेला मैसन है, अकेला ही मटेरियल ला रहा है, या सब कुछ कर रहा है, तो 2 लाख तक वो काम कर सकता है महीने का. ओके, उसके बाद उससे बड़ा है, मतलब उससे ज्यादा कैपेसिटी है, एक खुद है और उसके साथ कोई मैसन है, तो वो भी दोनों के मिलके ये क्लास 4 में आ सकता है. सो लाइकवाइज देयर आर बाइफर्केशंस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, देन वी आर हैविंग द क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. क्वालिफिकेशन क्या हो, कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसके लिए क्वालिफिकेशन लगता है.
the registration of the contractor must get himself registered in the department or government contractor for which he is interested to take up the work. मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज में या गवर्नमेंट की कोई संस्था में उसने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना चाहिए. समझिए अभी मैं स्ट्रक्चर डिजाइनर हूँ, तो हमारी ISSC स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, उसमें हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. कॉर्पोरेशन की इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, डिजाइनिंग एसोसिएशन है, वहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ. या फिर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ तो मेरा गवर्नमेंट के इसमें कॉर्पोरेशन में वो एक सेक्शन है, वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी सर्टिफिकेशन मिलता है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. ओके, द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आर इंटाइटल्ड टू डू द गवर्नमेंट जॉब इफ अवार्डेड. मतलब गवर्नमेंट ने जो काम दिया है वो कर सकता है, वो कैपेबल है, लाइबल है. कॉन्ट्रैक्टर्स आर क्लासिफाइड according to the registration and registration fees, and depending on this they can undertake the work of the certain amount. मतलब उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसके पास मैन पावर कितना है और उसकी कैपेसिटी खर्चा कितने करने की है, उसके लिए this is what the we can say that the type of contract and amount of contract they will allocate from the government. Okay. To get a contractor to be registered under the certain classes, it has to be applied to the competent authority. The application should contain the following documents. जब हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के लिए कॉन्ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन करते हैं, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, वो उसका मैं लिस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ. दैट इज व्हाट द करंट इनकम टैक्स सर्टिफिकेट. आज का आप तक इनकम टैक्स कितना भरते हैं या फिर कितना ट्रांजेक्शन है, उसके बारे में हम यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे. उसके बाद वर्क सर्टिफिकेट फॉर ऑल द वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द लास्ट 3 years एंड दोज इन प्रोग्रेस. मतलब आपने पिछले 3 साल में क्या क्या किया है, उसका लीगल आपके पास डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसके बारे में यहाँ पे सर्टिफिकेशन देना होगा, प्रोसीड करना होगा. सॉल्वेंसी देनी होगी, मतलब आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, कितना आप खर्चा कर सकते हो, कितना आपके पास लिक्विडिटी है, उसके बारे में यहाँ पे सर्टिफिकेट सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. ओके. उसके बाद अटेस्टेड कॉपी ऑफ डीड ऑफ पार्टनरशिप एंड द पावर ऑफ अटर्नी ऑन द स्टैम्प पेपर इफ नीडेड. मतलब कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और आप किससे और ले रहे हैं या फिर आपका कोई पार्टनर है, तो उसके साथ ये पार्टनरशिप डीड भी आपको जोड़ना पड़ेगा. उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द क्लास 1 and 2 एंड स्टाफ कितना है. मतलब आपके पास कितना स्टाफ है और आपका रजिस्ट्रेशन कौन से क्लास में, उसके लिए आपको यहाँ पे डिटेल देना पड़ेगा. एप्लीकेशन इन डुप्लीकेट विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स. मतलब आपको ये एप्लीकेशन 2-3 सेट में या 4 सेट में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको जमा करना पड़ता है. देन वी आर कमिंग टू द अटेस्टेड फोटो ऑफ ऑल द पार्टनर्स इफ एनी. मतलब आपके साथ जो काम करने हैं, आपके साथ जो पार्टनर्स है, उसके अटेस्टेड फोटोज आपको इस एप्लीकेशन में जोड़ना पड़ेगा. ओके. देन वी आर गोइंग टू द प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Sometimes work are awarded on the basis of the quotations invited from the group of selected tenderers, a group of known reputed contractor who are considered suitable for the jobs. This method is known as pre-qualification and save a lot of time. मतलब आप कौन सी चीज में काम करते हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, हिस्ट्री क्या है, आपने कौन सा काम किया है और आपके पास कितना पोटेंशियल है काम करने के लिए, उसके लिए आपके सब डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं. इन द एडवर्टाइजमेंट इटसेल्फ इट मस्ट बी मेंटेन, it may mention that the only contractors having experience in particular work should be submitted in the tender. मतलब वही कि आपने जो पीछे का क्या काम किया है और आप कितना काम कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, आपकी कंपनी कौन सी है, प्राइवेट लिमिटेड है या फिर और कोई इसमें आपका रजिस्ट्रेशन है, तो उसके हिसाब से आपको काम मिलेगा. ओके. तो दैट इज व्हाट द प्री क्वालिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. Generally, pre-qualification requirement may be include, but it is not limited to the following aspect. Financial solvency क्या है, technical capability कितनी है आपकी, okay, experience कितना है आपको, उसके बाद performance report कैसा है आपका, last 3 years का performance कैसे है, third party approval quality management कैसा system कैसा है, OHS क्या है, OHS management system क्या है, उसके बाद environment management system कैसा है, उसके बारे में इसमें pre-qualification document में देना पड़ता है. Okay. Then we will go to the quality control in the construction. There are very
basic elements which are coming under the quality control. The basic elements are quality characteristics, मतलब मटेरियल क्वालिटी क्या है, आपकी काम की क्वालिटी क्या है, उसके बाद क्वालिटी डिजाइन कैसी है, और बाद में क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या है. ये इसमें क्वालिटी कंट्रोल में मेजर किया जाता है, तभी जाके आपका बिल टाइम टू टाइम रिलीज होता है. अदरवाइज इट विल हैव सम डिफिकल्टी डाउट्स. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द condition of contract. So prior to that, we must have to understand what is meant by the quality characteristics. This include the characteristics of and properties of the material, machines, manpower, etc. used for the work. माने इस क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपके पास मटेरियल कैसा है, मशीन्स कैसी यूज करते हैं आप, कितने हैं, और मैन पावर कितना है, और आप कैसे यूज करने वाले, इसमें आता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ द मटेरियल यूज इज सपोज कंक्रीट है, तो कंक्रीट का स्लम कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसमें वाटर सीमेंट कितना है, और उसके हिसाब से हम लोग कंक्रीट का क्वालिटी चेक करते हैं. ओके, सो दिस इज कमिंग अंडर द क्वालिटी कंट्रोल. दिस इज वन एग्जांपल कि जब हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस, उस कंक्रीट का परफॉर्मेंस कैसा है, उसमें कितना आपने वाटर डाला हुआ है, उसमें कितना आपने एडमिक्सचर डाला है, और उसका स्लम कितना है. स्लम ज्यादा रहेगा, नीचे बह जाएगा, तो समझ जाने का क्वालिटी पुअर है. ओके, सो वाटर सीमेंट रेशियो मस्ट बी मेंटेन, माने उसका स्लम ठीक से आना चाहिए, तभी जाके आप आपका आगे काम कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं. अदरवाइज उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत वीक आएगा, और दैट विल बी अफेक्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्क. उसके बाद होता है हमारा क्वालिटी ऑफ डिजाइन. Quality of design मतलब कि example, if the material used in the is concrete, in addition to the specifying required compressive strength, the range of variation permitted, that is the range is suppose M50 grade of concrete we are supposed to use, and that grade is मतलब वो strength जो हमने concrete का grade हमने use करना है, उसका strength less than और more than 20% आए तो वो अच्छा है. Okay, less than 20% आए, उससे कम आए तो फिर थोड़ा एक हो जाता है. ओके, सो इट मस्ट बी ऑलवेज मोर देन द 20%. इफ इट इज लेस देन दैट, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके, सो दैट इज देयर. इफ द वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी एंड स्ट्रिक्ट टॉलरेंस लिमिट आर सेट, देन दिस विल बी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, समझ लीजिए आपको जितना आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको यूज करना है, उससे कम नहीं होना चाहिए. कम होगा तो फिर वो आपका पुअर क्वालिटी वर्क में चला जाएगा. थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है. ओके, then we are going for the quality of conformance. तो ये आपने जो वर्क किया है वो कितने क्वालिटी का है, और आपने कितने टाइम में कवर किया है, उसके हिसाब से वो क्वालिटी ऑफ कन्फर्मेंस होता है. ओके, then we are coming to the next point, that is the condition of contract as per the MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. ये गवर्नमेंट की कंडीशंस है. ओके, you have to abide with this government terms and conditions of the contract. Okay, उसमें पहला मैंने बताया था आपको कि इसमें यदि पहली अर्न मनी डिपॉजिट EMD, which ever we discussed previous slides. Okay, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, लास्ट स्लाइड में बताया था कि अर्न मनी डिपॉजिट EMD क्या होता है. EMD मतलब it should be 1% of the estimated cost, or the maximum EMD may be 50 lakh rupees depending on the cost of project. Okay, तो ये अर्न मनी डिपॉजिट 1% हो सकता है या फिर 50 लाख तक हो सकता है. उसके प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट है, उसका कितना कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी, उसके हिसाब से. इट में बी सबमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी और सर्टिफाइड चेक और DD. कोई भी फॉर्म में आप इसको दे सकते हैं. बैंक गारंटी फॉर द EMD शैल बी वैलिड फॉर 28 days. बियॉन्ड वैलिडिटी विल नॉट बी bid. ओके, EMD of unsuccessful bidders should be given back within 28 days after the opening of the bid. अभी एक बार ध्यान रखना आपने कि अर्न मनी डिपॉजिट कब हमें जमा करनी है. जब कोई गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है, तब उस टेंडर के लिए काफी सारे कॉन्ट्रैक्टर अपना बिड देते हैं, अपना टेंडर भरते हैं. ओके, so whenever the tender is issued by the government or private owner or any agency, वो इशू करने के बाद whenever the contractor are submitting the this one tender in the particular authority, that time he must have to deposit 1%, or depending on the cost of project up to the 50 lakh rupees EMD must be deposited. तो उसमें 1% से
50 लाख तक वो EMD डिपॉजिट होती है, वो टेंडर फॉर्म के साथ साथ एजेंसीज को जहाँ पे जिससे टेंडर निकला हुआ है, जिसमें टेंडर भरना है, वो उनके पास जमा करना होता है. एज पर आवर डिस्कशन, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ DD और इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटी. जब वो टेंडर का स्क्रूटिनी होता है पर्टिकुलर एजेंसी से या गवर्नमेंट से, उसके बाद जिसका रेट अच्छा है या जो उस काम के लिए अप्लीकेबल है, स्क्रूटिनी करने के बाद उनको अथॉरिटी को लगता है, जो गवर्नमेंट ने आपको टेंडर इशू किया है, उनको लगता है कि ये बिडिंग अच्छा है और ये कंफर्टेबल है हमारे लिए, तो उसके बाद हम लोग बाकी लोगों का EMD वापस कर देते हैं. और जिन्होंने टेंडर भरा है, जिनको लगा हुआ है, टेंडर लगा हुआ है, जिनको काम मिला है, उनका हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. ओके. उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड रिटेंशन मनी. सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ 2 पार्टीज. मैंने आपको पहले ही बताया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कहाँ लेते हैं हम लोग, क्यों लेते हैं. उसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया है काम करते समय या फिर कंस्ट्रक्शन करते समय, कुछ लेबर को लगा हुआ है, कुछ हादसा हुआ है, उसके लिए हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं. उसके बाद रिटेंशन मनी हम लोग रखते हैं. मैंने बोला आपको कि जो प्राइसेस है, रेट्स के जो प्राइसेस है जो हमने टेंडर में भरे हुए, उसके ऊपर नीचे हो सकते हैं, बिकॉज इट इज अ मार्केट. ओके. सो मार्केट के रेट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द राइजिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ द मटेरियल, इट मे बी steel cost, it may be cement cost. So depending on that, this retention money is coming under the rule. Okay. उसके बाद हम लोग जाते हैं, पहला काम करते हैं हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में पढ़ते हैं. तो SD consists of two parts. Performance guarantee at the award of the work. Performance guarantee about the 5% of the contract amount in the form of bank guarantee, government securities, FDR. With 28 days of the letter of acceptance, it is released within the 14 days after the start of the defect liability certificate. Okay. उसके बाद 5% retention money is released after no defect certificate is issued. तो जब हमने कोई कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, ओके, उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, कुछ क्रैक्स नहीं है, तब हम लोग वो सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस देते हैं, रिटेंशन मनी वापस रिलीज करते हैं. ओके. सो दिस इज हैविंग सर्टेन टाइम पीरियड फॉर द सेम. ओके. देन एक्स्ट्रा आइटम्स. समझ लीजिए टेंडर में कोई आइटम्स मेंशन किए नहीं है और वो हमें लगने वाले हैं, नेसेसरी मटेरियल से, और वो हमें लगने वाले हैं, तो उस टाइम हम लोग एक्स्ट्रा आइटम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. कॉन्ट्रैक्टर कैन इंक्लूड दो एक्स्ट्रा आइटम एंड उसके लिए वो चार्ज कर सकता है फ्रॉम रिस्पेक्टिव एजेंसीज और ओनर ऑफ द गवर्नमेंट. फ्रॉम द गवर्नमेंट वी कैन चार्ज फॉर दोस एक्स्ट्रा आइटम्स. सो दिस इज व्हाट फॉर दिस no existing in billing quantities, that is BOD we can call it. BOD में दिया नहीं है, बिलिंग ऑफ क्वांटिटीज में वो दिया नहीं, आइटम ही दिया नहीं, कोई नया आइटम है, वो हमें लगने वाला है कुछ हिसाब से, कोई भी करके, तो हमें उसके प्राइस मिलते हैं, उसका रेट मिलता है. रेट एंड प्राइस इन कॉन्ट्रैक्ट इज अप्लीकेबल. द रेट फ्रॉम द DSR applicable to contract plus minus tender, जो भी है 5% 10% जो भी है, percentage where appropriate. Market rates of material and labor plus 10% overhead and profits. Okay, that is also coming under this is what the extra item. समझ लिया, आपने काम पहले कर दिया, टाइम पीरियड के पहले कर दिया तो आपको इंसेंटिव मिलेगा. ओके. और आपने थोड़ा लेट कर दिया तो आप उसमें से डिडक्ट हो जाएगा. So depending on that it will have the plus minus. Okay. Then escalations to be paid is admissible. So escalation में आपको बताता हूँ आगे क्या कैसे होता है. So that is again depending on the market rate, market value of the material. Okay. Then we are coming to the payment of the running bills. The bill should be prepared and submitted by the contractor. Joint measurement should be taken. System of 4 copies is recommended. कोई भी आपको समझ लिया, आपने टेंडर लिया है, काम शुरू कर दिया और आपने अभी 1 महीने का काम किया है, तो 1 महीने का काम का पूरा बिल आपको सबमिट करना है. डिपेंडिंग ऑन द मेजरमेंट प्रोग्रेस ऑफ द वर्क. 75% of the bill amount will be paid within 12 days of submission of the bill, and balance amount bill will be verified. Okay, and it will be paid within 28 days after submission of the bill. Okay, I to me. Hello. Yeah. So 75% of the bill amount should be paid within the 14 days of submission of the bill, and balance amount of the bill will be verified, and then it will be it will be paid after the 28 days. Okay. For delay in payment,
pre-decided interest rate should be paid. तो ये हमने आपको पहले बताया था कि जब whenever we are submitting the bill, that bill will be having the payment 75%. 25% will be retained because there must be some communication, there must be some binding between the owner and the contractor. Otherwise, the contractor will submit the bill, take the whole amount, and it will run away. It should not happen with the agency or owner. Okay, therefore he is balancing some amount, that may be 25% here. Okay, and after 20, whenever he will start his next work, we are going to pay this balance amount to him, and again there will balance amount of the current work on the site. Okay, so for delay in payment, pre-decided interest will be paid to the contractor by the owner. Okay, मतलब कॉन्ट्रैक्टर से ओनर को देना पड़ेगा, जैसे जैसे जितना बिल लेट होगा उतना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ओनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ओके, द पेमेंट ऑफ द फाइनल बिल्स, द कॉन्ट्रैक्टर शुड सबमिट द फाइनल बिल विद इन द 60 days after receiving the defect liability certificate or end of defect liability certificate. So whenever the project will be complete, the complete bill must be submitted within the 60 days. Okay, ये कब होगा? जब आपका पूरा बिल्डिंग का काम हो चुका है, the final work is over, and within 60 days you must have to submit this bill because we have to check, inspect the building और inspect the structure. माने बिल्डिंग का पहले इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसके बाद ही बाकी बिल आपको मिलता है. But there is some security deposit or there is some amount which is balanced because there should not be any defects. If defects are there up to 1 year, that will be the deduct. Okay, the engineer should check and release the final payment within 60 days. Okay, if there is any correction, 50% of the undisputed amount should be released at the time of returning the bill to the contractor for correction. तो उसमें कुछ corrections है, बिल में कुछ corrections है तो हम कर सकते हैं. Okay, उसके लिए provisions है. Okay, the correction, the contractor should resubmit the bill within 30 days. If there are some corrections कुछ missing है तो वो submit कर सकता है within 30 days. Okay, then we are coming to the next one, escalation. As I said, escalation is playing very important role because it is not in the hand of the owner as well as in the contractor. It is depending on the market rate. Okay, so escalation is defined as changes in the price of the specific material and labor. Okay, ये कैसा होता है कि समझिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कोई काम मिला है, गवर्नमेंट का कोई टेंडर मिला है, तो it is having certain material which we are going to use for the construction work or any project. Okay, so there are having certain items. Those items maybe steel है, as I said, steel है, sand है, aggregates है, इनकी वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, मार्केट के हिसाब से चलती रहती है. ओके, सो इट इज नॉट पर्टिकुलरली मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट. ये सब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिख सकते हैं बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट वैल्यू. ओके, इट इज डिपेंडिंग ऑन द मार्केट फ्लक्चुएशंस. ओके, so escalation is deemed as changes in the price of the specific material and the labor. Okay, in this clause, the basic rate of the significant engineering materials such as cement, steel, bricks, etc., and the labor prices or labor rates index are mentioned in the tender, and the difference of the payable recoverable to form the contractor. और मतलब समझिए रेट कम हो गए तो कॉन्ट्रैक्टर से बैक लेते हैं, या फिर रेट्स बढ़ गए हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को ओनर से दिया जाता है. दैट इज व्हाट देयर. This is what the escalation. Okay, generally the differences are calculated by the formula. The formula is given to you. That is not necessary for you right now, but as for your information only, I have given here. The work done multiplied by percentage component given in the tender multiplied change in the wholesale price of the index. Okay, so that is what the formula which we are using for the escalation. Then variation in items. The variation permitted should be plus minus 25% in the quality of individual item. That is plus minus 10% of the total contract price. So this is what the variation in the item, it is permissible. मतलब 10 to 15, 20, 25%. It may fluctuations or it is allowed. Okay, कॉन्ट्रैक्टर लगा सकता है कि इतने प्राइस बढ़ गई है, रेट्स इतने आइटम्स के रेट बढ़ गए हैं तो लगा सकता है. Okay, for the item which has been increased beyond the variation limit, the rate payable for the quantity in the billing of
quantity plus permissible variation should be evaluated in order of a rate in the contract if reasonable, otherwise market rate plus 20% overhead and profit. So ये सब कॉन्ट्रैक्ट को मिलता है, ये सब उनकी उनको बेनिफिट हो सकता है इसमें वेरिएशंस में. Okay, now liquidated damage and the incentives. In case of any delays in the completion of the contract, the liquidated damages should be 0.5% of the contract amount per week of delays. Okay, subjected to maximum 10% of the contract amount. समझ लीजिए कोई प्रोजेक्ट है और डिले हो रहा है, और समझ लीजिए कोई सोसाइटी है या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उसमें फ्लैट्स हमने बेचे हैं, कोई ग्राहक को दिए हैं, फ्लैट ओनर को फ्लैट उनके स्टिपुलेटेड टाइम में दिया नहीं है, तो स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं दिया है तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर ओनर को, मतलब जो फ्लैट ओनर है उनको पेमेंट देगा, बिकॉज इट इज डिलेड within beyond the stipulated time. So therefore he is able to, or he must give the 0.5% of the contract amount per week of delay as subjected to the amount or whichever in agreement in between. Depending on that, he will pay to the users, end users. Okay. Also, in case of early completion of the bonus of 0.5% of the contract amount per week should be paid subject to the maximum 10% of the contract. मतलब उसने early time दिया है तो उसको bonus भी मिलता है. Whenever the building has been completed and the government is satisfied and owner is satisfied with that, so he will give the, or he is liable to give the 0.5% to 10% to the contractor. मतलब वो उसके incentives है. It is also incentives suggested only if the early completion leads to tangential benefit to the owner. Okay. ये सब चीजें हैं. Those are the liquidated damage and incentives to the contractor. Okay. Then FRDSC, FIDIC is a important, we can say that agency. This is basically the French language Federation of Internationally D Engineers Councils. This is what the French word, and in this French word there are the main name of this FIDIC is International Federation of Consulting Engineers. This is what the name of this agency. Here almost 102 countries are members, and they are working together and deciding the policies for the construction or contract and its rules and regulations. Along with there are various rules and regulations that I will elaborate in the next slide. The FIDIC form of the contract have conditions suitable for use in all types of construction, electrical, mechanical, domestic contract. तो इस FIDIC के अंदर काफी सारे फॉर्म होते हैं, काफी सारे we can say that there are various specifications and various laws which are collected by all those countries after study, after research. Okay, and then they are having some guidelines to the end users. Okay, so types of the FIDIC as per the conditions of the contract for the works of civil engineering construction. उसके लिए रेट बुक दिया है. It is published in 1987, and here there are all rules and regulations which are binding to the civil work. That is what the engineering constructions. Okay. The condition of the contract for electrical and mechanical work, including the erection on site, it is coming under the ELO book. It is also published in the 1987. So this is what the guide or guideline to the all contractor who are working with the electrical and mechanical works. Okay. Then conditions of contract for design, build and turnkey of the contract. तो टर्नकी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ऑरेंज बुक में नॉमिनेट किया है, उसके लिए गाइडलाइन दिए हुए. इट इज पब्लिश इन 1995. ओके, सो दोज आर द वेरियस FIDIC सूट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच आर ग्रीन बुक. एज आई सेड, ग्रीन बुक स्ट्रेट फॉरवर्ड की पीक और चिप प्रोजेक्ट्स, रेड बुक एम्प्लॉयर डिजाइन, पिंक बुक एम्प्लॉयर डिजाइन, दैट इज व्हाट MDB. ओके, देन वी आर हैविंग येलो कॉन्ट्रैक्टर डिजाइन, देन सिल्वर बुक, that is a EPC or turnkey contract, a turnkey project, then gold book, that is design, building and operate projects. So those are the various, we can say that the rules and regulations, guidelines which are decided, pre-decided by the agencies, that is what a FIDIC. Okay. So in this way, we are having various rules and regulations of the contract. Now there are certain references. You can go through the reference. I will upload this PPT on the your Google Drive. You can access it. There are some YouTube videos. You can understand what is the contract and how it is operated. Okay, so I think it is
sufficient for you all. If you wanted to discuss, we can discuss about the types of the contract. Yes, I can show you the maintenance. As per Gavi sir says, there are certain maintenance which work which are going in the market, and you are doing this job also, because there are so many areas which are coming under the maintenance. So repair and maintenance of the building. So just I will scroll to this slide. So maintenance में देखिए, there are various things. It is the work undertaken to restore or improve the every facility in every part of a building, its services and surrounding to the current accepted standard, and to sustain utility value of the facility work. Okay. So here objective of the maintenance is that to preserve in a good condition building and services. Old building है तो उन लोग उसको कैसे preserve करनी चाहिए. Okay, when the deterioration occur due to any reason, it is inevitable to restore it to its original standard. मतलब कोई बिल्डिंग के कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ रिपेयर वर्क निकला हुआ है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, या फिर कोई वोल्टेज बिल्डिंग है तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम लोग यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क निकालते हैं, टू मेक द इम्प्रूवमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड एंड टू सस्टेन द यूटिलिटी वैल्यू, एंड उसका हम लोग एज बढ़ाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम लोग रिपेयर करके उसको यूजेबल करते हैं या फिर उसका टाइम बढ़ाते हैं. उसके बाद एक गुड मेंटेनेंस आइटम हैज टू इंश्योर सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी. दोज आर द गुड we can say that maintenance teams which are working with. Okay, then maintenance operate have many facets such as condition based maintenance, fixed time maintenance, preventative maintenance, opportunity maintenance, day to day maintenance, shutdown maintenance. So those are the various maintenance which we are going to conduct. Then we are having maintenance operations have many facets such as emergency maintenance. समझ लीजिए कोई बिल्डिंग गिरी है या गिरने का ही है, तो उसके लिए कैसे करना चाहिए, उसको रिन्यूट कैसे करना चाहिए. समझ लीजिए ये देखो, दिस इज व्हाट द बिल्डिंग इट इज कमिंग अंडर द मेंटेनेंस. वो काफ़ी डिटोरेट हो चुके हैं, उसको मेंटेन करना है, उसको रिस्टोर करना है, या फिर उसको रेडी करना है नेक्स्ट यूज के लिए. सो वी कैन मेक इट कंफर्टेबल, यूजेबल in the maintenance. Okay, so this is what the building before maintenance and it is after maintenance. Renovation is there. Okay, so we are converting this building into the new one. Okay, likewise. Now there is a example of some common maintenance work in a building. अभी अब हमारी daily usable work maintenance है, survey maintenance survey of for water supply and sanitary systems. We are knowing that those are the things, sanitary things which are deteriorate after some time after using. Okay, so it must have to do the maintenance work. Okay, then we are coming to the maintenance of electric installations. काफी you can understand, you can daily observe that there are various electric appliances which are deteriorate or damaged because of the using daily time. So it must be repaired or it may be replaced. So that maintenance also coming under this maintenance work. Okay, then we are having a maintenance of elevations or elevators. So elevators are there which are having some problems of after using 10 years or 15 years. So there is also a chance to repair it. Okay, so this is what the lift maintenance we are performing every time. Okay, maintenance of wall to avoid the efflorescence. Efflorescence मतलब होगा कि here the wall is having certain wetness because of the water or any season. The water is percolated through the whites of the wall and it is having efflorescence. Okay, so if this is because of the fungal infection on the walls or on the concrete, and it will cause the damages on the structure. Okay, so porous nature of the structure, cracks in the walls. So here such type of efflorescence will be caused and it will have the damage in the structure. Okay, then we are having the defects of the efflorescence. As I said, there is some cracks or something like that. So there is a percolation of the water. So seepage of the water will have this type of damages. Okay, then we are having step to avoid the efflorescence. Eradication of the efflorescence is quite difficult and it is often termed as cancer of building because it will damage the whole structure. Because of the seepage of water, there will be fungal infection and it will deteriorate the building. It will deteriorate the component of the building. So first step to check the efflorescence and is to check the ingress of moisture in building if it is there,
we must have to extract, we must have to find out it, and no failure of the DPC influencer can be checked easily. Okay, so step 1 is ingress of the water, you check. Then step 2, plaster is removed from the both side of the wall. Then we are having repair of the wall by filling some materials. Okay, the wall are washed and terminated with the we have to remove the this one plaster and all, and we have to refill it. Okay, so likewise we are having various steps to avoid this efflorescence. Okay, then we are having the what is repairing work. If suppose there is a natural calamities or some because of the age of the building we are having certain damages, so in such cases we must do the repair work of the building or structure. Okay, so those are the common type of the repairing work which we are performing. So patching up of the defects such as cracks and falls of the plaster, repairs of the doors, windows, replacement of the ग्लास पैनल्स, ये सब हम डेली बेस में करते हैं. ओके, और करना चाहिए क्योंकि आफ्टर 10-15 years द बिल्डिंग इज गोइंग टू डिटोरेट. ओके, तो उसमें काफ़ी सारे रिपेयर के काम निकलते हैं, तो इसमें भी हमें काफ़ी सारे चांसेस है वर्क करने के लिए है. इट इज डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी एंड टेक्निकलिटी विच वी कैन से दैट knowledge you are having, accordingly you can work with. Okay, so likewise we are having various repair work you can perform, okay, in the buildings. Okay, so those are plastering work, cracking, something like that. Okay, so those are crackings because of the shrinkage of the concrete. There are certain cracks which are developed in the building, तो वो भी हम लोग cracks है. उसके बाद यूज करने के बाद डिटेरेट होता है, बिल्डिंग डिटेरेट होता है, तो दैट वर्क विल बी परफॉर्म. ओके, ये देखिए इसमें corrosion हुआ है. Because of the corrosion there is a cracks which are developed and the cover, concrete cover remove हो चुका है. इसका we can understand here this is what the reinforced bar, so we can have to repair it. Okay, inspection of the cracks, inspection of the quantity of the corrosion which is developed on the steel, that must be there. Okay, then repair for the strengthening of the RCC structural members. Okay, so this is what the repairing work. For that we must have to grout it. सीपेज कहाँ से होता है उसके लिए ग्राउटिंग करते हैं, वो प्रेशर ग्राउटिंग बोलते हैं उसको. उसमें से we are pumping the cement, we are injecting the cement, and accordingly we can try to fill the gaps in between. That will be protect from the seepage of the water. उसको ग्राउटिंग बोलते हैं हम लोग. Okay, so those are the various repair work which we are going to perform. So in this way we are having the contract and repair work of the building. Okay, if any questions are there you can ask me, we will have the discussion in between. Yes, please. So this is what the tendering and the repairing work we are going to perform with the buildings. So there must be two-way traffic, otherwise it will have only one-way traffic and it will be very difficult to understand what is going on with this. Dr. Devidas. Yes, sir. Yes, sir. Please. Yes, carry on, please. Okay, and you have very good information about contracting. So now, being a budding entrepreneur, one approach contract. Usually, in their condition, seek that experience of say 3 years minimum. So in those cases, how to handle सर आपका आवाज थोड़ा सा वाइबल हो रहा है एक्चुअली. हेलो, अच्छा मेरा आवाज? हाँ, अभी आ रहा है आवाज? हाँ सर मैं ये बोल रहा था, अभी सारे बड़ी एंटरप्रेन्योर है, ठीक है ना, आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है सर, जब कॉन्ट्रैक्ट को अपन फाइल कराना चाहते हैं तो वहाँ पे कंडीशन रहता है, क्या आपको कम से कम 3 साल का अनुभव होना चाहिए, तो आपके वर्क दिखाने पड़ते हैं, ऐसा रहता है. तो वो केस में कैसे फिर कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं सर बड़े एंटरप्रेन्योर? देखिए, you must have to form a company. Basically there is a sequence of the to go with this. आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो you must have to go with the various agencies. Likewise you must have to have various certifications of the government. समझ लीजिए आपने कॉर्पोरेशन से महाराष्ट्र स्टेट का ये जो हम लोग लेते हैं शॉपर का लाइसेंस लेते हैं, शॉपर का लाइसेंस जैसे लिया तो उसका कैपेसिटी थोड़ा कम होता है, हम लोग उसमें 50 लाख तक हम काम ले सकते हैं, बराबर है.
और हमने समझ लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एस्टेब्लिश की तो उसका कैपेसिटी ज्यादा होता है, वी कैन टेक द टर्न की प्रोजेक्ट्स. ओके, so depending on your capacity you must have to establish your company and accordingly you can go ahead with the contracts whichever you require for the this bidding. Okay, तो आपकी कैपेसिटी कितनी है. और अभी तो कैसा है ना, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट आपको काफी सारे मिल सकते हैं, जरूरी नहीं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके लिए आपको प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए. मगर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई लिमिट नहीं है, यू कैन टेक द कॉन्ट्रैक्ट एज पर योर विश, बट यू मस्ट हैव द कैपेसिटी टू कंप्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम एंड क्वालिटी वर्क. उसमें आपको काम करना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट आई सजेस्ट, जी सर, what I suggest, you must have to take the subcontract if you are not having this one experience and all. So you must have to take the subcontract from the contractor, whichever having good name in the market of the contractor. तो आप क्या करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर से, बड़े कॉन्ट्रैक्टर से सब कॉन्ट्रैक्ट लीजिए आपके कैपेसिटी के हिसाब से, और यू कैन वर्क विद अप टू 3 years or 4 years, whichever is required for the government, and accordingly you can applicable for the government contract also. Yes, carry on please. हाँ जी सर, समझ गया मैं. दूसरा सवाल ये था, मान लो अभी के लिए आपका आवाज भाई बोल रहा है, ठीक से सुनने नहीं आ रहा एक्चुअली. सर अभी सुनाई दे रहा है क्या? अभी सुनाई दे रहा है क्या सर? हाँ हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा था, मान लो कोई कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्म रजिस्टर करनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड होना जरूरी है क्या? हाँ, कैसा है ना कि देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस. गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपको कोई भी टेक्निकल कोर्स किया होना चाहिए. यू मस्ट हैव टू हैव अ डिप्लोमा और डिग्री. ओके, दैट डिग्री मस्ट बी देयर विद यू. देयर एंड देन ओनली यू कैन अप्लाई फॉर द सर्टिफिकेशन, अदरवाइज यू विल नॉट इशू सर्टिफिकेट. कोई भी माने कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए आपको गवर्नमेंट का कोई तो भी टेक्निकल कोर्स का सर्टिफिकेट जोड़ा, तभी आपको गवर्नमेंट या फिर एजेंसी ये देती है, क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट देती है. अदरवाइज सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ होता है. या फिर कोई भी प्रोजेक्ट तभी आपको इश्यू किया जाता है जब आपके पास कोई टेक्निकल सर्टिफिकेट है, तभी आपको मिला जाएगा, अदरवाइज नहीं. पुराने जमाने में था वैसा कि टर्न की प्रोजेक्ट लेते थे लोग, विच आर टेकिंग फ्रॉम द सब कॉन्ट्रैक्टर. ओके, तो वो होता था. अभी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपके पास कोई तो भी डिग्री होना जरूरी है, टेक्निकल सर्टिफिकेट होना जरूरी है. दैट इज व्हाट माय इंटेंशन टू से. या, और अदरवाइज यू मस्ट अपॉइंट द इंजीनियर. ओके, यू मस्ट वर्क विद दैट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा रिस्की है और उसमें बिल्डर के पास कोई डिग्री नहीं होती है, मगर उसके पास जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसके वो काम करने के लिए उसके पास डिग्री होना जरूरी है. ओके, ही मस्ट हैव द टेक्निकल. धन्यवाद सर. या प्लीज. धन्यवाद सर, धन्यवाद. Yes, any other questions from the audience? Hello, I think Sir, Kailash Sabka this side. yes sir. सर जैसे आर्टिटेट का सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन होता है, जो आर्टिटेट का सर्टिफिकेट, वैसे अपन स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए सेंट्रलाइज्ड कुछ है क्या सर? क्योंकि मैंने बीएमसी का सर्टिफिकेट नहीं रहा, ये निकाला है एक जगह, यानी नवी मुंबई का निकाला है स्ट्रक्चरल लाइसेंस, बट ऐसा सेंट्रलाइज्ड लाइसेंस कुछ है क्या? अगर है, उसके लिए है. पुणे में उसका सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है और पुणे में उसका रीजनल ऑफिस है. तो इंडियन सोसाइटी ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये जो संस्था है, ओके, you must have to enroll in this society and then you will issue the certificate. तो वो उसका ऑफिस पुणे में है. if you want some details about it, I will share this detail with you. okay, तो इसका ऑफिस पुणे में है. वो आपका, they will check your profile, they will check your capability and capacity to work with the designing काम थोड़ा रिस्की काम है ना. so this work is allocating to the particular and correct person. अदरवाइज बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है. देखा नहीं आपने, महाड़ में बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, पुणे में लास्ट टाइम बिल्डिंग कोलैप्स हो चुकी है. तो पहले whenever there is accident occurs or there is some problem with the building, they are catching to the designers. Okay,
डिजाइनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, ही इज आंसरेबल, क्योंकि उसने क्या क्या डिजाइन दिया है वो पहले चेक किया जाता है। पहले कॉन्ट्रैक्टर को बिहाइंड द बार्स नहीं करते हैं, पहले उसको अरेस्ट नहीं करते, पहले डिजाइनर को अरेस्ट करते हैं। ओके, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ओके, देयरफॉर दे आर इशूइंग द सर्टिफिकेट हु इज एप्लीकेबल, जिसका कैपेसिटी है, जो कर सकता है, जिसमें टेक्निकल नॉलेज है, उसकी प्रोफिशिएंसी है, उसी को वो सर्टिफिकेट इशू करते, किसी को भी सर्टिफिकेट इशू नहीं किया जाता है। सर ये गवर्नमेंट बॉडी है? इट इज अ प्राइवेट बॉडी बट इन्वॉल्व विद द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट के साथ वो डील करते, काम करती है। इसका ऑफिस गवर्नमेंट से भी मिलता है। ओके, बट वी हैव टू रजिस्टर फर्स्ट इन द प्राइवेट वन एंड देन वी मस्ट हैव टू गो फॉर द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सर्टिफाइड होती है, दिस इज व्हाट द सर्टिफाइड, वी कैन से दैट द सर्टिफाइड स्ट्रक्चर डिजाइनर, वी कैन कॉल इट एज डिजाइनर्स। ओके, अच्छा, नहीं अगर सब लोग मैंने नागपुर का कोई भी सिटीज के अगर मैंने G+10 या G+20 बिल्डिंग डिजाइन के लिए ली, एंड इफ आई डोंट हैव certificate of that municipal corporation, but I have this certificate of Indian society. Yeah. So can it be applicable? Yes. Whenever you are having certificate of the Indian Society of Structural Engineers, it is applicable for designing. आपको गवर्नमेंट के काम करने, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट सर्टिफाई करने हैं, तो गवर्नमेंट से आपको फिर से अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, मगर प्राइवेट के लिए तो चलता है, प्राइवेट में प्रैक्टिस करने के लिए आपको चलता है। ओके, गवर्नमेंट के लिए ऑडिटर का सर्टिफिकेट होता है, स्ट्रक्चर ऑडिटर का सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए एप्लीकेशन आपको अलग से करना पड़ता है, एंड इट इज हैविंग पर्टिकुलर ऑनलाइन प्रोसेस। ओके, देयर इज नो दैट इज बिग इशू फॉर यू। व्हेनेवर यू आर हैविंग सर्टिफिकेट ऑफ द ISSC, इट इज एप्लीकेबल फॉर अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट ऑडिटिंग एंड सर्टिफिकेशन लाइसेंस। ओके, आप कर सकते हो। ओके, सर अभी जैसे मैंने MTech किया है स्ट्रक्चर्स में फ्रॉम NIT सूरत, और अभी 5-10 ईयर से मैं मल्टी हाई राइज बिल्डिंग्स में हूँ, सुपर मल्टी हाई राइज टू सुपर हाई राइज ऑल ओवर द ग्लोब के बिल्डिंग्स मैंने डिजाइन किए, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड दुबई, वहाँ उस साइड के भी किए, अप टू हाइट ऑफ 350 मीटर्स। हाँ तो सर, तो अभी मुझे तो कैसा है ना कि तो इंडिया में तो मैंने 3-4 साल ही काम किया इंडियन बिल्डिंग्स के। लास्ट 4 साल से मैं इंडियन हाई राइज बिल्डिंग्स में हूँ, मोर देन 50 स्टोरीज की बिल्डिंग, एंड आई एम वर्किंग विद शापूरजी पालनजी रियल एस्टेट। बट अभी मुझे कुछ जैसे भी खुद का कंसल्टेंसी स्टार्ट करना है डाउन द लाइन आफ्टर 1 to 2 years, I want to start my own consultancy. So have you given independent project, independent designing to the customers or what? Yeah, I can handle independent project. No, you can handle, but have you given the certification to the users? नहीं, अभी तक मैंने नहीं दिया है सर, क्योंकि मैं अभी yes, what happened na, for the government contract or for the government design, government is allocating the people for the certification of the designing. मतलब डिजाइनर तो आप बन सकते हो, प्राइवेट में आप डिजाइनिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, IICC का सर्टिफिकेट लो, आप डिजाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो मार्केट में। गवर्नमेंट की इसमें काम करना है तो आपको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसको बोलते हैं हम लोग ऑडिटर्स, स्ट्रक्चर ऑडिटर्स। ओके, तो स्ट्रक्चर ऑडिटर के लिए गवर्नमेंट की एक प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करिए, आपको उसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स गवर्नमेंट इज गिविंग द दिस वन प्रैक्टिशनर और ऑडिटर टू देयर एम्प्लॉय इटसेल्फ। अभी COEP में जाते लोग, COEP के लोग ही उसको सर्टिफाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्राइवेट डिजाइनर उसको डिजाइन करता है, बराबर है, प्राइवेट डिजाइनर उसको डिजाइन करता है, मगर सर्टिफिकेट के लिए उसको गवर्नमेंट की कॉलेज का जो वहाँ पे नॉमिनेटेड डिजाइनर होगा उसके पास से ही उसको सर्टिफाई करना पड़ेगा, तभी जाके वो गवर्नमेंट अप्रूव होगा, अदरवाइज नहीं होता है। ओके, अच्छा, या so it is simple process, we can work together, I am in the same field, so we can work together in this regard, right? Okay sir. Yeah. Yes, any other questions from the audience? Hello. सर मैं मुंबई में रहता हूँ सर। आपको मेरी आवाज सुनने दे रही क्या?
हाँ हाँ हाँ, कैरी ऑन प्लीज। हाँ सर, मुंबई में जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रहती है, ठीक है, तो कई बार क्या होता है, इन बिल्डिंग का एज होने के बाद वो रीडेवलपमेंट का सोचते हैं, ठीक है, तो कई बार वो बिल्डर लोगों को देते हैं, तो कई बार वो अटक जाते हैं, फंस जाते हैं। तो वो केस में सोसाइटी मान लो खुद रीडेवलप करना चाहती है, तो वो केस में कैसे इनिशिएटिव लिया जाए सर? देखिए, समझ लीजिए आपकी बिल्डिंग है, रिनोवेशन के लिए आई हुई है और गवर्नमेंट ने या फिर कॉर्पोरेशन ने उसको डिक्लेयर कर दिया कि इट इज कमिंग अंडर द रेड जोन। ओके, अभी ये कभी भी गिर सकती है। अभी देखो, अभी परसों भिवंडी में बिल्डिंग गिर गई है, उसको सर्टिफिकेट कॉर्पोरेशन 3 साल पहले ही दिया था, फिर भी लोग वहां पर रह रहे थे, बराबर है। सो द गवर्नमेंट और द कॉर्पोरेशन इज इशूइंग द नोटिस डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द प्रोजेक्ट और एज ऑफ द बिल्डिंग। ओके, उसके बाद समझ लीजिए आपको रीडेवलपमेंट करना है, तो प्रायर टू दैट भी आप कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि बिल्डिंग का एज होने के बाद ही करना चाहिए या फिर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही करना चाहिए। प्रायर टू दैट यू कैन प्रोसीड फर्दर। यू मस्ट टेक द लीड एंड सब लोगों को एक साथ कलेक्ट करिए, उनका सबका एनओसी एक साथ कलेक्ट करना चाहिए। ओके, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर द कॉर्पोरेशन विथ सम डिटेलिंग एंड डिजाइनिंग। आप खुद ही जो फ्लैट ओनर्स है, दे आर द ओनर ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके, so they can appear for the same। मतलब आप सबको मिलके बिल्डर भी अपॉइंट कर सकते हैं या फिर बिल्डर को दे सकते हैं या फिर खुद भी उसको रिडेवलप कर सकते हो। ओके, बाय कलेक्टिंग द अमाउंट यू कैन योरसेल्फ कैन कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग। ओके, एंड you can redevelop your building provided it must be approved by the corporation government engineer। okay, जो भी आप वहाँ पे प्लान बनाओगे, जो भी आप फिर स्ट्रक्चर डिजाइन स्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हो, वो बनाना चाहते हैं, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी इटसेल्फ, दैट इज बाइंडिंग। प्राइवेटली आप नहीं कर सकते। प्राइवेट ने भी जो किया, समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्टर ने भी उसको, कॉन्ट्रैक्टर को भी आपने दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, वहाँ पे उस एरिया का कौन से जोन में आता है या फिर कितनी थोड़ी बिल्डिंग कर सकते, खड़ी कर सकते हैं, उसका कितना फ्लोर उसको मिलता है, उसको कितना प्रॉफिट होता है, उसके हिसाब से वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करेगा, उसका ड्राइंग निकालेगा और वो सर्टिफाई कर लेगा कॉर्पोरेशन से, तभी जाके वो रीडेवलपमेंट कर सकता है। ओके, सो इट इज पॉसिबल फॉर यू टू रीडेवलप योर बिल्डिंग। it may be before time of the building or before the life of the building, or it may be after issuing the government certificate that the age of the building is this, accordingly you can go for the redevelopment। तो उसके लिए आपके पास चांस है, आप कर सकते हैं। आप इंडिपेंडेंट भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को देके भी कर सकते हो, इट इज योर चॉइस। ओके, जी थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Hello. Hello. Yes sir, please। Sanjeev Pawar sir here. Yes sir। What is the license required to become a developer, sir? become a developer, देखिए इट इज डिपेंडिंग ऑन योर पोटेंशियल। डेवलपर बनने के लिए, समझ लीजिए आपको छोटा डेवलपर बनना है तो सफर लेसन निकालना पड़ता है, इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट में, और वो आपको सफर लेसन लेना पड़ता है, आपको पता होता है। You have to attach your different qualification, you are attach your bank details, you are attach your 3 years income tax का जो ये है कि आपने वो करके आप शॉपर लाइसेंस ले सकते हैं। दैट इज वन पार्ट। उसमें आपको लिखना पड़ेगा आई एम गोइंग टू डू द रिपेयरिंग वर्क, आई एम इंटरेस्टेड टू डू द दिस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टरशिप। इसका लिमिट होता है। ओके, आपको 50 लाख रुपए यू कैन प्रोसीड फॉर, बट आपको बड़े प्रोजेक्ट लेना है तो यू मस्ट हैव टू अप्लाई फॉर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और लिमिटेड कंपनी। आपकी बड़ी कैपेसिटी है, अच्छी कैपेसिटी है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। इसके लिए डॉक्यूमेंटेड लगता है, मैंने आपको पहले इलेबोरेट किया है, दो डॉक्यूमेंट, अदरवाइज आई विल टेक द डॉक्यूमेंट लिस्ट टू यू। ओके, Okay, sir. Very simple task to open the private limited company for the construction and development. Okay, it is easy task। Okay. Thank you, sir. Yes. Yes, any other questions? सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी सर। हेलो। यस, मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर। सर लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, बिल्डिंग खड़ी होती है लेकिन वो लोगों ने कन्वेंस डीड नहीं किया रहता, ठीक है। हाँ। और पोजीशन मिलने के बाद 10 साल के बाद 15 साल लोगों को पता चलता है भाई कन्वेंस करना जरूरी है, तो अभी वो
बनेंगे, डेवलपमेंट करेंगे और वो बिल्डर रेडी नहीं है कन्विंस करने के लिए, तो क्या कर सकते हैं सर? You have to file a complaint against him. His license will be cancelled. He will not work another project. उसने टर्म्स एंड कंडीशन जब हमारे साथ उसने एग्रीमेंट किया है तब उसमें सब दिया रहता है कि यू विल बी ओनर ऑफ दिस बिल्डिंग, यू विल बी ओनर ऑफ दिस फ्लैट, तो उसने वो कंसेंट देना चाहिए, है ना, अदरवाइज इट इज नॉट लीगल ना, वो फ्लैट आपके नाम पे लीगल नहीं होता है। तो द बिल्डर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, और उसने नहीं दे रहा है तो उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं, वो कंपनसेशन देगा या फिर करवा के देगा। ओके, सो इट इज अ प्रोसेस, लीगल प्रोसेस, यू कैन फाइल, यू कैन प्रोसीड फॉर द लीगल प्रोसेस विद हिम। या नहीं, तो इसका मतलब कन्विंस डेट का जो भी खर्चा है वो बिल्डर ने ही करना है, राइट? हाँ, वो करना उसने करना है, वो कन्वेंस का काम उसी का है ना, वो उसी का वर्क है, हमने उसके लिए पे किया ना उसको, कन्वेंस डेट हमने उसके लिए ये करा हुआ है, यू मस्ट हैव टू पे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। वेयर टू फाइल कंप्लेंट एक्चुअली कहाँ पर करना है ये, अगर ऐसा कुछ उसके लिए कॉर्पोरेशन में देखो, उसके लिए प्रोसेस है, एक तो आप देयर आर टू वेज, वन इज देयर इज अथॉरिटी, सैंक्शन अथॉरिटी व्हिच इज कॉर्पोरेशन। ओके, आप एक तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ जा सकते हो या फिर आप उसको कोर्ट में कह सकते हो, दोनों प्रोसेस से होता है। ओके, यू कैन फाइल द कंप्लेंट इन द कॉर्पोरेशन दैट दिस इज व्हाट द complaint against this contractor, he has not given our deed and all, so you can complain it in the corporation and then you can proceed further on the higher authority. One system है, application करने की एक system है। okay, then if the system is not work with you, okay, so you must have to file the complaint in the grahak manch or you can file in the court. Okay, there are two ways, whichever you can do the complaint of this contractor, he is answerable for the same. ओके, आप कॉर्पोरेशन में भी कर सकते हो या फिर आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकते हो और उसके अगेंस्ट में आप क्या बोलते हैं ग्राहक मंच में भी जा सकते हो। आपके पास काफी सारे, हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस है, वेयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू गो। आपको डिसाइड करना है कितना खर्चा कर सकते हो, आप वकील का कितना पैसा दे सकते हो, या फिर आपके लेवल पे करना है तो आप सीधा सादी एप्लीकेशन कराइए, सिंपल एप्लीकेशन लिखिए, उसको 10 रुपये कोर्ट की स्टैम्प लगाइए और कोर्ट में इसमें कॉर्पोरेशन में जमा करिए। ओके, और ये देखिए कि क्या प्रोसेस होता है, फॉलोअप लीजिए बस खाली, यू मस्ट डू द फॉलोअप ऑफ द थिंग्स। ओके, इट विल बी वर्क व्हेन यू विल टेक द फॉलोअप ना, इट विल वर्क विदाउट मनी। इफ यू आर हैविंग सम अमाउंट, आपको कोर्ट में जाना है तो फिर वकील का फीस दीजिए, ही विल टेक केयर ऑफ। यस प्लीज। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। यस सर। Yes, Sir, any other questions? So just curiosity की वजह से पूछ रहा हूँ। Yes. सर आपका PhD रिसर्च वर्क कौन से फील्ड में है? क्या मतलब PhD का? PhD चा रिसर्च वर्क कोणत्या फील्ड मध्ये आहे? It is depend on your area of interest. नाही, तुमचा कोणत्या फील्ड मध्ये आहे? Depending on your area of interest. माझं का? माझं स्ट्रक्चर डिझायनिंग, माझं प्रिस्टस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर मध्ये आहे। अच्छा, प्रिस्ट्रेस मध्ये। ओके, प्रिस्टस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर मध्ये। यस। ओके, म्हणजे बट आई एक्सपेरिमेंटल। अच्छा, सॉफ्टवेअर बेस्ड? या प्लीज। सॉफ्टवेअर बेस्ड आहे की एक्सपेरिमेंट बेस्ड आहे? Experimental based है, experimental based attached with the software, but most of the work has been completed in the experimental laboratory. Okay, it is coming under the smart concrete, and there are certain research work which is done by the researcher in the crystal concrete for the plain concrete. My work is in hybrid concrete. That is what the smart material, composite concrete work is there in the crystal. अच्छा, आणि ओके, आणि अडॅप्ट सॉफ्टवेअर कोणतं, अडॅप्ट का? नाही, there are various software which we can use. In Pristis we are having Midas software. There are so many software which we can use. Okay, so experimental work is important, and along with that we are validating the result with the previous work which is done by the researcher. You must have to find out the gray area, which area has not worked by anybody. Accordingly you can go ahead. Yes, please. Yes, पवार साहेब बोला प्लीज। यस सर,
सर जेव्हा आपण एखादा फ्लॅट बुक करतो त्यावेळेस कुठले डॉक्युमेंट चेक करायला पाहिजे बिल्डरचे? एखादा फ्लॅट बुक करताना आपण आधी ती प्रॉपर्टी म्हणजे ती जागा ती कशी आहे ते बिल्डरने घेतली आहे की नाही इथपासून सुरू करायचं बरं का. अच्छा. एक्सप्लोरेशन करायचं आपण तुम्ही प्रॉपर्टी एक्सप्लोरेशन करायचं. बरेचदा काय ओके. होतं की बिल्डर आपल्याला फसवतो बरं का. So Okay. you must have to go from the beginning. So first of all, you check the document of the land wherever we are going to purchase the property. Okay, that must be there. Okay. And then you can Okay. proceed further for another item, because this is the basic requirement of the this contract. करेक्ट सर. Yeah. तो वहाँ पकड़िए उसको पहले कि वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, तो कौन है उसका Okay. ओनर. Yeah. Then Okay. we proceed. And after that, sir? Then you must go for the various legalities. The building बाकी तो कोई इश्यू नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम कोई इश्यू नहीं होता क्योंकि वो दिखाता ही आपको कि फ्लैट कैसा जैसा होगा, इतना कारपेट एरिया होगा, दिस विल बी द कारपेट एरिया, दिस विल बी द built up area, this will be the access, and these are the amenities. Amenities में water supply, electric supply, उसमें काफी सारी चीजें आती हैं. So the builder or their executives are giving this information, so there is no worry about. Okay. So ये सब चीजें उनको अप्रूवल कब मिलता है? जब सब लीगलाइज होता है तभी अप्रूवल मिलता है, अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिलता. कोई लोग मैनेज करते हैं गवर्नमेंट की एजेंसीज को, मगर इट इज नॉट इजी टास्क राइट नाउ. ओके, it is not so simple to manage the government people nowadays. So you must have to check the quality and this work also along with this approvals from the government agencies. Yes, please. नंबर शेअर करा ना तुमचा. हॅलो. Yes sir. Yes गडम साहेब बोला. हा सर, तुमचं प्रेझेंटेशन एकदम मस्त झालेलं आहे आणि बऱ्याच गोष्टी कळलेल्या आहेत. माझं फक्त एक प्रश्न तुमच्यासाठी असा होता की समजा सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधनं एक डिप्लोमा होल्डर आहे, पॉलिटेक्निक करतो, पॉलिटेक्निक झालेला आहे, आणि दुसरा जो आहे तो बी ग्रॅज्युएट झालेला आहे सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधनं. तर माझा प्रश्न हा होता की भाई दोघांसाठी ज्या काही अपॉर्च्युनिटीज आहेत त्या आपल्या कॉन्ट्रॅक्टर याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टर बनण्यासाठी किंवा बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज, तर त्या बिझनेस अपॉर्च्युनिटी दोघांसाठी सेम असणार की त्यांच्यासाठी काही डिफरंट असतात? नाही सारखेच आहेत, दोघांना पण सारखेच आहेत. सध्या तरी सारखेच आहेत. सध्या तरी काय असं बाइंडिंग नाही. येस, व्हेनेवर ही इज कमिंग इन द मार्केट, म्हणजे जेव्हा किंवा तो मार्केटमध्ये उतरेल ना तेव्हा दोघांनाही सारख्याच अपॉर्च्युनिटी असतात. तिथे काही फार फरक नसतो. फक्त फरक केव्हा पडतो जेव्हा पुढे जातो. व्हेनेवर ही इज बिकमिंग एक्सपिरियन्स होल्डर, देन इट विल हॅव सम इफेक्ट्स. मगर पण दोघांना पण सारख्याच अपॉर्च्युनिटीज आहेत. काही फार फरक आहे असं मला वाटत त्याच्यामध्ये. ओके. तुमच्याकडे एक टेक्निकल डिग्री पाहिजे, तो डिप्लोमा असू दे की डिग्री असू दे. फक्त फरक एवढाच, डिग्री च्या माणसाला थोडंसं जास्त नॉलेज असतं, कारण की हा डिप्लोमा लेवलमध्ये बेसिक नॉलेज शिकलं जातं. डिग्रीमध्ये थोडंसं इन डेप्थ गेल्यामुळे त्याला थोडी जास्त माहिती असतं. आणि जॉब ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये डिप्लोमापेक्षा डिग्रीला आधी प्रेफरन्स दिलं जातं. दिस इज वॉट अ डिफरन्स. अदरवाईज फार फरक नाही आहे. कन्स्ट्रक्शन मध्ये यायचं असेल किंवा बिझनेस मध्ये यायचं असेल तर फार फरक पडत नाहीये. हे फक्त फरक पडतो त्यांच्या एफर्ट वरती. तो किती एफर्ट घेतो आणि किती आपलं पोटेन्शियल दाखवतो मार्केटमध्ये, किती एनर्जी खर्च करतो त्याच्यावरती डिपेंड आहे. येस प्लीज. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. Yes, Anindra, almost all questions are over, and I will share this PPTs and detailed PPTs and another required material to you in the Google Class. आप लोग उसको शेयर एक्सेस कर सकते हो, पढ़ सकते हो. कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्कशन करना है तो हमारी इंटर एक्सपर्ट टीम आपके लिए हाजिर है. 24/7 we are there to help you. We are there to handhold you in this sector. Okay, thank you very much, and good night. Thank you, sir. बहुत बहुत धन्यवाद. Good night. Thank you, sir. Color it and show to your